वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम कोल्ड वॉर शीत युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर 16 अप्रैल 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार बर्नार्ड बारूक ने कोलंबिया के स्टेट हाउस में दिए गए एक भाषण में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया, जिसे पहले महान अंग्रेजी लेखक और एनिमल फार्म के रचयिता जॉर्ज ऑरवेल ने गढ़ा था। हथियारों के बिना लड़ा गया यह युद्ध विचारधाराओं का युद्ध था। 1945 से 1991 के बीच शीत युद्ध ने महाशक्तियों की विदेश नीति को निर्धारित किया। इस दौरान दोनों शक्तियां लगातार सैन्य तत्परता की स्थिति में थी। अमेरिका अपने उत्पादों के लिए खुला बाजार रखना चाहता था और साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था। दूसरी ओर सोवियत संघ साम्यवाद का प्रसार करना चाहता था और अपनी सीमाओं पर ऐसे मित्रवत सरकारें चाहता था जो समान मूल्य प्रणाली साझा करती हो। इन शक्तियों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 6 प्रमुख रणनीतियां अपनाई: आर्थिक सहायता, सैन्य समझौते, प्रचार, जासूसी, टकराव की स्थिति पैदा करना और छद्म युद्ध। ट्रूमैन प्लान 1945 में ग्रीस में गृह युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन, जिसने सालों तक ग्रीस का समर्थन किया था, ने अब अपनी आर्थिक समस्याओं के चलते वहां से हटने का फैसला किया। कुछ समय बाद तुर्की में भी समस्याएं शुरू हो गई। यहाँ कम्युनिस्टों ने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। 1947 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को बताया कि वह अब ग्रीस और तुर्की में कम्युनिस्ट विद्रोहों से लड़ने का खर्च नहीं उठा सकता और उसने 31 मार्च तक वहां से हटने का फैसला कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने ग्रीस और तुर्की के समर्थन में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने उन देशों को वित्तीय और सैन्य सहायता देने का वादा किया जहां कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था। इसने कम्युनिज्म को रोकने की अमेरिकी नीति की नींव रखी, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत शीत युद्ध की समाप्ति तक प्रभावी रहा। मार्शल प्लान ग्रीस और तुर्की में अपने अनुभव के आधार पर यूएसए ने कम्युनिज्म को रोकने में अमेरिकी डॉलर की अहमियत को समझा। इसीलिए उसने इसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया। जून 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन के विदेश मंत्री जॉर्ज सी मार्शल ने उन सभी यूरोपीय देशों के लिए एक आर्थिक योजना पेश की जो युद्ध से प्रभावित थे। उन्होंने इसे यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम नाम दिया। मार्शल ने ऐलान किया कि हमारी नीति किसी देश या सिद्धांत के खिलाफ नहीं, बल्कि भूख, गरीबी, निराशा और अराजकता के खिलाफ है। यूरोपीय देश को आर्थिक मदद दी गई। अगले 4 सालों में मार्शल प्लान के नाम पर पश्चिमी यूरोप में 13,000 मिलियन डॉलर लगाए गए। 1948 तक 16 यूरोपीय देशों और जर्मनी के 3 पश्चिमी क्षेत्रों ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन OEEC बनाया। मार्शल सहायता 4 साल 1948
1952 तक चली। सोवियत विदेश मंत्री मोलोतोव ने मार्शल प्लान को डॉलर साम्राज्यवाद कहा। सोवियत नज़रिए से मार्शल प्लान अमेरिकी प्रभाव फैलाने की एक चाल से ज़्यादा कुछ नहीं था। मोलोटोव प्लान। मार्शल प्लान के जवाब में सोवियत संघ ने सितंबर 1947 में कॉमिनफॉर्म कम्युनिस्ट सूचना ब्यूरो की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन था जिसमें सभी यूरोपीय कम्युनिस्ट दलों का प्रतिनिधित्व था। इसने गैर कम्युनिस्ट देशों के बीच व्यापारिक संपर्क को हतोत्साहित किया और अपने सदस्य देशों के साथ वैचारिक और भौतिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। 1949 में सोवियत संघ ने मोलोटोव प्लान के नाम से जाना जाने वाला अपना आर्थिक पैकेज जारी किया। सोवियत संघ और उसके सहयोगी राज्यों की आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए कॉमेकॉन पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद नामक एक अन्य संगठन की स्थापना की गई। मिलिट्री पैक्ट्स। सैन्य संधियों पर हस्ताक्षर करके रणनीतिक गठबंधन बनाना दोनों शक्तियों द्वारा अपने अपने गुटों का विस्तार करने के लिए अपनाई गई एक और उल्लेखनीय रणनीति थी। 1948 में चेकोस्लोवाकिया पूर्वी यूरोप का एकमात्र लोकतांत्रिक राज्य था और पूंजीवादी गुट तथा सोवियत संघ के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। मई 1948 के चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इससे पश्चिमी शक्तियां और भी चिंतित हो गई। 1 नवंबर 1952 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप समूह के एलुगिलाब एटोल पर दुनिया के पहले हाइड्रोजन बम माइक का सफल विस्फोट किया। 3 साल बाद 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ ने अपना पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्ती के बावजूद पश्चिमी यूरोपीय देश असुरक्षित महसूस कर रहे थे। चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्टों की जीत ने उनके डर को और बढ़ा दिया। पश्चिमी यूरोपीय देश अब सामूहिक सुरक्षा के किसी समाधान पर विचार करने को तैयार थे। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग के प्रतिनिधियों ने ब्रसेल्स में मुलाकात की और मार्च 1948 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग का प्रावधान था। कुछ समय बाद यूएसए, इटली, कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड और पुर्तगाल भी ब्रसेल्स संधि के 5 देशों के साथ जुड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप नाटो का गठन हुआ। नाटो के तहत सभी सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि उनमें से किसी एक पर भी हुआ हमला उन सभी पर हुआ हमला माना जाएगा और उन्होंने अपनी रक्षा सेनाओं को एक संयुक्त नाटो कमांड संगठन के अधीन कर दिया। यह सामूहिक रक्षा व्यवस्था केवल उन मामलों पर लागू होती थी जो यूरोप या उत्तरी अमेरिका में होते थे और उसमें औपनिवेशिक क्षेत्रों में होने वाले संघर्ष शामिल नहीं थे। 1952 में ग्रीस और तुर्की को नाटो में शामिल किया गया और 1955 में पश्चिम जर्मनी भी इसमें शामिल हो गया। वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य बना
तो यूएसएसआर ने इसे एक सीधा खतरा माना और इसके जवाब में एक जवाबी व्यवस्था बनाने का फैसला किया। मई 1955 में सोवियत संघ और उसके 7 यूरोपीय सहयोगियों के बीच आपसी दोस्ती, सहयोग और आपसी सहायता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसे वार्सा पैक्ट नाम दिया गया क्योंकि इस संधि पर पोलैंड की राजधानी वार्सा में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके सदस्य देश थे सोवियत संघ, अल्बानिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया। इस संधि के तहत सदस्य देशों से यह अपेक्षा की गई थी कि यदि किसी बाहरी ताकत द्वारा किसी भी सदस्य देश पर हमला किया जाता है तो वे उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। सोवियत संघ के मार्शल इवान एस कोनेव के नेतृत्व में एक एकीकृत सैन्य कमान की स्थापना की गई। वार्सा पैक्ट 1991 तक यानी सोवियत संघ के विघटन के वर्ष तक प्रभावी रहा। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सियाटो 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन एक कम्युनिस्ट देश बन गया। कम्युनिज्म चीन से कोरिया तक फैल रहा था। एशियाई देश में कम्युनिज्म के प्रसार से चिंतित होकर सितंबर 1951 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे एंजुस संधि के नाम से जाना जाता है। 1954 में अमेरिका ने राष्ट्रवादी चीन, ताइवान के साथ एक आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कम्युनिस्ट चीन द्वारा हमला या आक्रमण किए जाने की स्थिति में ताइवान को अमेरिकी सहायता प्रदान की जाएगी। सितंबर 1954 में अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान ने मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सियाटो का गठन किया। सियाटो को नाटो के एशियाई प्रशांत संस्करण के रूप में देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया के केवल 2 देशों फिलीपींस और थाईलैंड ने ही इसकी सदस्यता ली थी, जबकि बाकी देशों ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इस गठबंधन का मुख्यालय बैंकॉक में स्थित था। सियाटो का अस्तित्व केवल परामर्श तक ही सीमित था, जिससे आंतरिक खतरों की स्थिति में प्रत्येक देश को व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया देने की छूट थी। सियाटो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया जितना कि नाटो था। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के साथ ही 1977 में सियाटो को भंग कर दिया गया। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो फरवरी 1955 में इराक और तुर्की ने बगदाद में आपसी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की सदस्यता क्षेत्र के सभी देशों के लिए खुली थी। अप्रैल में ग्रेट ब्रिटेन इस समझौते में शामिल हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान भी शामिल हुए। इसका उद्देश्य साम्यवादी प्रभाव को रोकना था। 1958 में मध्य पूर्व में कई ऐसी घटनाएं घटी जिनसे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा हो गया। मिस्र, सीरिया का विलय, इराक में क्रांति और लेबनान में नागरिक अशांति। इन घटनाओं के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेबनान में हस्तक्षेप किया। इराक को छोड़कर बगदाद समझौते के सभी सदस्यों ने अमेरिकी हस्तक्षेप का समर्थन किया। इराक ने समझौते को छोड़ दिया।
परिणाम स्वरूप बगदाद समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं ने केंद्रीय संधि संगठन सेंटो का गठन किया और इसका मुख्यालय अंकारा, तुर्की में स्थानांतरित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सहयोगी के रूप में संगठन का समर्थन करना जारी रखा, लेकिन सदस्य के रूप में नहीं। 1979 में ईरानी क्रांति के कारण शाह का तख्ता पलट हुआ और ईरान सेंटो से अलग हो गया। उसी वर्ष संगठन की सक्रिय भूमिका समाप्त होने के बाद पाकिस्तान भी इससे अलग हो गया। सेंटो को औपचारिक रूप से 1979 में भंग कर दिया गया था। प्रोपेगेंडा प्रचार। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने अपनी विचारधारा को महिमामंडित करने के लिए प्रचार को एक प्रभावी साधन के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि अपने विरोधियों के मूल्यों और आदर्शों की आलोचना की। फिल्म, टेलीविज़न, संगीत, साहित्य और कला के माध्यम से अमेरिका समर्थक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। जहां एक ओर पूंजीवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया गया, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने साम्यवाद को एक राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी निंदित किया। यूएसएसआर में प्रचार को इस तरह से तैयार किया गया था कि समाजवादी ढांचे के भीतर सामूहिक कार्य और सामूहिक नेतृत्व को प्रोत्साहन मिले। लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था को एक ऐसा मुखौटा करार दिया गया जिसकी आड़ में शोषणकारी पूंजीवाद छिपा हुआ था। एस्पियनाज, जासूसी या गुप्तचर गतिविधियां दोनों महाशक्तियों द्वारा सैन्य रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने और सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख रणनीति थी। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने मजबूत खुफिया जानकारी जुटाने वाली एजेंसियों को बनाए रखा। संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA की स्थापना 1947 में हुई और सोवियत संघ की KGB या राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का गठन 1954 में हुआ। जासूसी युद्धों ने भारी मात्रा में संदेह और घृणा को बढ़ावा दिया और जासूसों को नायक और खलनायक के रूप में दर्शाने वाली बड़ी संख्या में लोकप्रिय फिल्मों और उपन्यासों ने इसे और बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए जेम्स बॉन्ड फिल्में। ब्रिंकमैनशिप। शीत युद्ध के दौरान ब्रिंकमैनशिप शब्द का लगातार इस्तेमाल होता रहा। यह शब्द अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डुलेस ने गढ़ा था। 1956 में लाइफ पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि कूटनीति में यदि आप युद्ध के कगार पर जाने से डरते हैं तो आप हार चुके हैं। इस नीति का एक उदाहरण 1962 में देखने को मिला, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इससे लगभग परमाणु युद्ध छिड़ गया था। अमेरिका ने क्यूबा के चारों ओर नौसैनिक नाकाबंदी करके जवाब दिया। अंततः लंबी बातचीत के बाद क्यूबा से मिसाइलें हटा ली गई। संघर्ष के कगार पर खतरनाक घटनाओं को धकेलकर लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करना ब्रिंकमैनशिप कहलाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति और सैन्य रणनीति में देखने को मिलता है और इसमें परमाणु हथियारों का खतरा भी शामिल हो सकता है। सरोगेट वॉर्स।
अमेरिका और यूएसएसआर ने शीत युद्ध की रणनीति के तहत परोक्ष या प्रॉक्सी युद्ध लड़े। 1950-53 का कोरियाई युद्ध और 1955-1975 का वियतनाम युद्ध शीत युद्ध के दौर के बेहतरीन उदाहरण थे। दोनों ही मामलों में सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकारों का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया और दक्षिणी वियतनाम का समर्थन किया। इन युद्धों में भारी जान माल का नुकसान हुआ और ये गृह युद्ध भी बन गए। इन युद्धों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जनमत को भी लामबंद किया गया और वियतनाम विरोधी प्रदर्शनों ने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा असर डाला। धन्यवाद।